प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित के अंतर्गत 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन के सभी अभ्यास प्रश्नों के हल विस्तार पूर्वक देखेंगे। आप 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरने से पहले मुख्य पुस्तक में अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन पूरा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और हल कर लीजिए। इसके लिए हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में आपको मुख्य पुस्तक के सभी अध्याय के हल मिल जाएंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। प्रश्न पहला है, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण। ए आयत चित्र, बी दंडालेख, सी रैखिक आलेख और डी पाई चार्ट। तो इसका सही उत्तर होगा पाई चार्ट, डी वाले घेरे को भर दीजिए। प्रश्न दूसरा है, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण। अब चित्र के द्वारा तो ए पाई चार्ट, बी रैखिक आलेख, सी चित्रालेख और डी आयत चित्र। तो चित्र के द्वारा यदि दर्शाया जाए तो उसे चित्रालेख यानी सी इसका सही है। सी घेरे को भर दीजिए। अब इसी का प्रश्न तीसरा है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 अंक आने की प्रायिकता होगी 1/6, 2/6, 3 या 1/4। तो जब हम एक पासे को उछालते हैं तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखा रहता है। तो प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या होगी 6, तो वह आ जाएगी बटे में। ठीक, अब इसमें 2 अंक, तो 2 अंक कितनी बार आएगा? एक बार उछाला हमने तो अधिक से अधिक एक बार आएगा 2 अंक। तो इसलिए 2 अंक आने की जो प्रयोग की घटना की संख्या है वह 1 होगी। तो 1/6 इसका उत्तर होगा ए, 1/6। ए घेरे को भर दीजिए। अब देखें हम प्रश्न चौथा, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता होगी 1, 1/2, 2 या 1/4। तो हम एक सिक्के को उछालेंगे तो उसमें या तो चित्त आएगा या पट, यानी प्रयोग की घटनाएं, प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या होगी 2, जिसे हम हर में लिख देंगे। अब चित्त कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा, तो 1 उसकी आने की संख्या हो जाएगी घटनाओं की, तो 1/2। तो इसलिए इसका उत्तर 1/, चित्त आने की भी 1/2 और पट्ट आने की, पट्ट भी यदि आता तो एक ही बार आएगा। तो अगर चित्त की जगह पट्ट प्रश्न में आए तो भी 1/2 होगा। इसका बी सही है। बी घेरे को भर दीजिए। अब देखेंगे हम प्रश्न 5वां। राहुल, वरुण और अनिल एक रंगीन पहिए को घुमाने का खेल खेल रहे हैं। यदि तीर लाल रंग पर रुकता है तो राहुल जीतता है, यदि तीर नीले रंग पर रुकता है तो वरुण, और तीर हरे रंग पर रुकता है तो अनिल जीत जाता है। इस खेल को न्याय संगत बनाने के लिए निम्न में से कौन सा रंगीन पहिया उपयोग किया जाएगा? तो पहले में लिखा है हरा, नीला, हरा, लाल। तो आप देखिए हरा 2 बार लिखा है और लाल और नीला 1 बार, और क्रम से जो लिखा है उसमें देखें। अब अगला देखें, लाल, हरा, नीला, लाल, हरा। तो इसमें भी आप देखिए 5 बार लिखा हुआ है। लाल 2 बार है, हरा 2 बार, नीला 1 ही बार है। यह तरीका भी सही नहीं है। अब तीसरा देखें, नीला, लाल, हरा, फिर लाल, नीला, लाल। तो अगर हम नीला, लाल, हरा बोलें तो हरा के बाद नीला आना चाहिए, तो यह क्रम सही नहीं है। अब देखेंगे हम चौथा। अब हरा से शुरू करें तो हरा, नीला, लाल, हरा, नीला, लाल। तो इस प्रकार ये क्रम सही है, इसलिए यह सही है, अर्थात इसका डी वाला सही है। डी वाले को जो घेरा है उसे भर दीजिएगा। अब हम देखेंगे कुछ लघुत्तरीय प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के हल कीजिए। एक थैले में 5 लाल गेंदें और 3 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो सबसे पहले देखें कि थैले में कुल कितनी गेंदें हैं? 8। तो जो प्रयोग के परिणामों की संख्या होगी वह 8 होगी, तो 8 हम हर में लिख देंगे। अब लाल गेंद कितनी बार निकलेंगी? अधिक से अधिक 5 बार। तो लाल गेंद प्राप्त करने की घटनाओं की संख्या होगी 5, तो प्रायिकता होगी 5/8। सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर
लाल गेंद प्राप्त होने के घटनाओं की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। अब देखेंगे प्रश्न 7वां। जब एक पासे को फेंकते हैं तो निम्नलिखित घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम एक पासे को फेंकते हैं तो उसमें 1 से 6 तक अंक लिखे रहते। तो हमने आपको बताया कि प्रयोग के परिणामों की संख्या जब भी हम पासे को एक बार फेंकेंगे तो 6 ही होगी। अब इसमें पहला सवाल है 5 से बड़ी संख्या। तो 5 से बड़ी संख्या होती है 6, इसलिए इसमें 6 आएगा। और कुल कितनी संख्या हो गई? 1, तो इसका उत्तर होगा 1/6। अब देखें हम, तो इसका उत्तर आ गया 5 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/6। अब देखेंगे इसी में दूसरा है 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो 5 से बड़ी संख्या क्या नहीं होगी? 1 2 3 4 5, ये 5 से बड़ी नहीं है। और इनका जो संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, यानी घटनाओं की संख्या हो गई 5, तो उत्तर होगा 5/6। अब अगला क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 1 2 3 4 5 6 में सबसे छोटी अभाज्य होगी 2, क्योंकि अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं। तो इसमें होगी 2, यानी 1 आई घटनाओं की संख्या, तो इसका उत्तर होगा 1/6। अब सम संख्याएं, तो 1 2 3 4 5 6 में सम संख्याएं कौन सी होंगी? 2 4 6, यानी 3 होंगी। तो उत्तर होगा 3/6, काटने पर मिलेगा 1/2। प्रश्न 8वां। निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देख करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर दंड आलेख में एक्स अक्ष पे वर्ष है 2003, 4, 2004, 5 इत्यादि, और वाई अक्ष पर हमको दिया गया है कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या 50, 100, 150, 150 आदि। अब इसमें पहला प्रश्न है, इस दंड आलेख के द्वारा क्या सूचना मिलती है? तो आप ध्यान से देखिए, इसमें एक्स अक्ष में वर्ष दिया है 2003, 4 से लेकर के 2007-8, और इसमें उस कक्षा में 8वीं में जो है दर्ज संख्या बताई गई है। तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है? 2003-4 से 2007-8 तक के कक्षा 8 में दर्ज बच्चों की संख्या की सूचना प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई? तो हम देखें क्रम से 1 2 2 के रूप में। तो पहले में देखें 2003-4 में कितनी है? 100, और 4-5 में कितनी हो गई? 200। कितने का अंतर हो गया? 100 का। ऐसे हम 2 वर्षों में देखें तो सबसे ज़्यादा यही अंतर दिख रहा है, कितने का? 100 का। इसलिए सबसे ज़्यादा इसी वर्ष वृद्धि हुई। तो 2004-5 में विद्यार्थियों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई, 100 हो गई थी। बाकी सब में आप देख रहे हैं कि 50 ही 50 हो रही है। अब अगला प्रश्न है, इसमें किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? तो सबसे अधिकतम तो आप देख रहे हैं 2007-8। 7-8 में आप देख रहे हैं आया चित्र सबसे ऊंचा है, और इस समय इसकी अगर हम शीट देखें तो कितनी आ रही है? 350। तो सबसे अधिक कब है? 2007-8 में दर्ज बच्चों की संख्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2007-8 में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक 350 है। अंतिम प्रश्न है, बताइए कि यह सत्य है कि असत्य कि 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की दुगनी संख्या है। तो पहले हम देखें 2005-6 में कितनी है चित्र के माध्यम से। तो 2005-6, तो 2005-6 में आप देख रहे हैं, और सीध देख लीजिए तो कितनी है? 250। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा है? 2003-4, तो 3-4 में आप देखिए कितनी है? 100। यहाँ है 250 और यहाँ कितनी है? 100। तो वास्तव में ये क्या कह रहे हैं कि आपको दुगनी, तो दुगनी 100 का दुगना 200 होगा, जबकि यहाँ तो कितनी है? 250। तो यह सही नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये 250 और ये 100 अर्थात 2.5 गुना है, तो यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, इसमें
निम्नलिखित, अभी आपने सिंगल वाला एकल दंड आलेख देखा, अब द्विदंड आलेख इसलिए दो कलरों से बना हुआ है, एक गुलाबी कलर से और एक नीले कलर से। अब इसमें प्रश्न है कि जो यह दंड आलेख है ध्यान से देख लें, और इसमें दंड आलेख के दो शैक्षणिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों के प्राप्तांक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊपर लिखा है कि जो गुलाबी कलर है यह है 2005-06 के लिए, और जो काला कलर है वह है नीला वह है 2006-07। इसमें काला निशान बना हुआ है, तो ये नीला वाला कहलाएगा आपका 2006-07, गुलाबी कहलाएगा 2005-06। अब आप देखिए एक्स अक्ष में आपको दिए हैं विषय ए गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी, 5 विषय दिए गए हैं, और ऊपर आपको वाई अक्ष में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए प्राप्तांक दिए गए हैं, यानी उसको कितने अंक मिले। अब इसमें पहला प्रश्न दिया है, इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो इसमें क्या दिया गया है कि एक विद्यार्थी के 2005-06 और 2006-07 में 5 विषयों में प्राप्त अंकों की तुलना बताई गई है। तो अलग अलग प्राप्तांकों को बताया गया है या तुलना बताई गई है, हम ये भी कह सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ। तो हम गुलाबी वाला देखें और नीला वाला देखें, सबसे ज़्यादा अंतर किस में दिख रहा है। तो ध्यान से देखिए, पहले ही में दिख रहा है गणितीय में, गुलाबी में थे 30 यानी 2005-06 में, और 2006-07 में कितने हो गए उसके नीले वाले में 60 यानी 30 से बढ़ के 60 हो गए। सबसे ज़्यादा अंतर आपको इसमें दिख रहा है, आप देख लीजिए इस तरह से, और इनमें सब में कम कम दिख रहा है। तो इसलिए इसका उत्तर होगा गणित विषय। तो बी नंबर पे है, गणित विषय में प्रदर्शन सबसे अधिक सुधार 30 के 60 हो गए। अगला प्रश्न है, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई। तो देखिए आप, गुलाबी से कौन सा नीला वाला जो है वो नीचे गिरा। तो ध्यान से देखिए, इसमें नीला ऊपर उठा, इसमें भी ऊपर उठा, इसमें भी ऊपर उठा, लेकिन इसमें नीचे हो गया, गुलाबी से क्या हो गया, डाउन। इसमें बराबर है, तो ये वाला हो जाएगा कौन सा, आप देख के बता सकते हैं, अंग्रेजी। तो इसका अगला जो उत्तर होगा, अंग्रेजी विषय में गिरावट आई है, 50 से कितने हो गए हैं, 45 अंक। अगला है, किस विषय में प्रदर्शन समान रहा। तो जैसा आप चित्र देख रहे हैं, गुलाबी और नीला दोनों समान कब हैं, हिंदी में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी विषय में दोनों साल में समान प्रदर्शन रहा। प्रश्न 10वां, दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है। आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा दर्शाइए। वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। उत्पादन लाख टन में दिया है, 2001 में 45, 2002 में 48, इसी तरह 60, 62 और 50। अब आयत चित्र बनाने के लिए आप अलग से एक पेज में बना लीजिए और पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि उसमें जगह कम है। तो सबसे पहले आप एक एक्स अक्ष बना लीजिए। आप इस तरह से जो पृथ्वी है उसके समानांतर एक क्षैतिज अक्ष जिसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी अक्ष जिसे हम वाई अक्ष कहते हैं। तो ये खींच लीजिए और इसमें 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लीजिए, एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर। और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लेकर के और 2001 आ जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ 1 सेंटीमीटर जगह छोड़ करके और फिर 1 सेंटीमीटर पर 2002, इसी तरह 2003, 4 और 5 लिख लें। तो इस तरफ हमने वर्ष लिख लिया। अब इस तरफ हम लिखेंगे उत्पादन टन में। अब क्योंकि यहाँ शुरुआत 45 से है, तो हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का जो अंतर है, यहाँ एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन जिगजैग रेखा बना देंगे। अब यहाँ पहले हम 5-5 का अंतर ले लें, तो 1-1 सेंटीमीटर के लिए, तो 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 और 80। और पैमाना ले लिया हमने 1 सेंटीमीटर, यानी 1 इकाई कितने के बराबर मानी है, 5 टन के बराबर।
अब हम सवाल में देखें तो 45 हमारे पास है, इसमें शो हो रहा है, 48 नहीं शो हो रहा, 45 के बाद 50 तो लगभग बीच में शो होगा, तो इधर हम 48 लिख दें। फिर 2003 में है 60, हमारे पास है 60। फिर 2004 में 62, यहाँ 62 नहीं लिखा है, तो यहाँ पर 60 और 65 के बीच में लगभग 62 आएगा। अब हम 2001 के लिए आयत चित्र बनाएंगे और इस आयत की ऊंचाई हम कितनी लेंगे, 45। तो यह आयत चित्र बन गया, आयत बन गया और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 45। इसी तरह 2002 के लिए कितनी लेंगे, 48। 2003 के लिए 60, देखते जाइए आप सीध आयत की स्केल की सहायता से आप बनाना, इनकी जो चौड़ाई होगी 1-1 सेंटीमीटर होगी। आप देखिए एक सी है, कोई अधिक चौड़ा और कोई कम चौड़ा ना बने, इस बात का ध्यान रखें। 2004 में 62 ऊंचाई ले लीजिए और 2005 में कितनी, 80। तो यह बन गया आयत चित्र, इसे हम दंड आलेख भी कहते हैं। अब 11वां प्रश्न दिया गया है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के द्वारा बताइए। भाषा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल और लास्ट में योग दिया है। विद्यार्थियों की संख्या 40, 25, 15, 10 और योग दिया है 90। अब हम सबसे पहले पाई चार्ट बनाने के लिए केंद्रीय कोण निकालेंगे हिंदी के लिए। तो हिंदी में कितने विद्यार्थी हैं, 40, कितने में से, 90 में से, तो लिख देंगे 40/90 और गुणित लिखेंगे 360, क्योंकि वृत्त के केंद्र का कोण 360 होता है। अब इनको काट दीजिए तो कितना आया, 160 अंश, किसके लिए, हिंदी के लिए। इसी तरह अंग्रेजी के लिए क्या लेंगे हम, 25 और बटे में क्या लिखेंगे, 90, क्योंकि योग सबके लिए 90 में से ले रहे, और गुणित 360, काटने में कितना आया, 100 अंश। इसी तरह मराठी के लिए कितना लेंगे हम, 15/90 गुणे 360, तो कितना आ गया, 60 अंश। और तमिल के लिए लिया हमने 10/90 गुणे 360 यानी 40 अंश। तो सभी के हमें केंद्रीय कोण मिल गए, हिंदी का 160, अंग्रेजी का 100, मराठी का 60 और तमिल का 40। अब हम पाई चार्ट बनाएंगे, तो सबसे पहले हम प्रकार की सहायता से एक वृत्त बना लेंगे। वृत्त का केंद्र ले लेंगे। अब केंद्र से हम इस परिधि पर एक त्रिज्या लेंगे OA, जैसा आप देख रहे हैं, और यहाँ पर चांदा रख के, क्योंकि हिंदी के लिए कितना है, 160 अंश, तो 160 का कोण बनाएंगे। और 160 का कोण बनाते हुए एक और त्रिज्या मिलेगी हमें OB, इसे हम OA कहें, ये O केंद्र है तो OA, और यहाँ पर हमने चांदा रखा O बिंदु पर और कितने का कोण बनाया, 160 का, तो दूसरी त्रिज्या मिल गई OB। तो यह वाला भाग 160 वाला क्या कहलाया, हिंदी। अब पुनः हम OB पर चांदा रखेंगे और क्योंकि अंग्रेजी के लिए 100 अंश है तो 100 अंश का कोण बनाएंगे और तीसरी त्रिज्या मिल जाएगी OC और यह भाग होगा अंग्रेजी के लिए। अब OC पर रखेंगे और OC पर मराठी के लिए आपने देखा था कितना हमें कोण मिला था, 60 अंश, तो 60 अंश बनाएंगे और अगली त्रिज्या मिल जाएगी OD और यह भाग मराठी का होगा, क्योंकि 4 भाषाएं हैं, हिंदी की बना लिया, अंग्रेजी का ले लिया, मराठी का। अब जो शेष बचा वो निश्चित तौर पर किसका होगा, तमिल का, और यह कितने अंश का होगा, लगभग 40 अंश का, और इन सब का जोड़ कितना होगा, 360 अंश। बिल्कुल सभी का जोड़ कर लीजिए तो 360 होगा, तो इसे हम पाई चार्ट कहते हैं। अब देखेंगे प्रश्न 12वां। 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाई चार्ट में दिया है पैदल 80 अंश, साइकिल 90 अंश, बस 120, कार 70। अब पहला प्रश्न है, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। तो सबसे पहले देखें साइकिल से जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो केंद्रीय कोण बटे 360 गुणित कुल विद्यार्थी। तो यहाँ पर हम देखें कि जो साइकिल के लिए केंद्रीय कोण है वो हमको दिया गया है, कितना है साइकिल के लिए, 90, तो 90/360 हमने लिख दिया।
और गुणित, क्योंकि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है 672, तो गुणित कुल विद्यार्थी थे तो 672। अब इनको काट लीजिए तो कितना आ गया 168। तो साइकिल से कितने बच्चे जाते हैं स्कूल 168। अगला है कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं। तो अब हम बस से देखें तो बस से जाने वाले वही स्थिति, इसी सूत्र को लगाएंगे। बस वाले में कितना केंद्रीय कोण है 120, 120/360 गुणे 672। काटने पे हमको कितना मिला 224। तो 224 बच्चे जो हैं वह बस से स्कूल जाते हैं। प्रश्न 13वां, दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। जैसा आप देख रहे हैं पाई चार्ट में ट्यूबवेल 25%, अन्य तरीके 12%, टैंक तालाब 17% और नहर 46%। पहला प्रश्न है कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सिंचाई होती है। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है 46%, इसका उत्तर होगा 46%। अगला है 17% भूमि किस माध्यम से सिंच रही है। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है टैंक यानी तालाब के माध्यम से। अगला है ट्यूबवेल से सिंचाई की जाने वाली भूमि का प्रतिशत। ट्यूबवेल में आपको कितना दिख रहा है 25%। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है, सीधा सीधा है, तो आप इसे कर सकते हैं। अब देखें 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न हमको दिया गया है कि किसी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपये है, उसके द्वारा मासिक बचत को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्यीय खंड का कोण जो है वो 60 अंश है। तो आप बताएं कि उसके द्वारा मासिक बचत कितनी की गई और यह मासिक आय की कितने प्रतिशत है। तो अभी आपने देखा था कि हमको केंद्रीय कोण दिया था, तो हमने बस से या किस साधन, कार से, साइकिल से जो बच्चे जा रहे थे उनकी हमने संख्या निकाली। तो यहाँ पर भी यही तरीका रहेगा। तो मासिक बचत बराबर केंद्रीय कोण बटे 360 गुणित कुल आय। केंद्रीय कोण 60 है तो 60/360 गुणे कुल आय है 15,000 गुणित 15,000 कर दीजिए, काट दीजिए तो आया 2,500। तो मासिक बचत हुई 2,500 या 2,500। अब मासिक आय का प्रतिशत तो 2,500/15,000 गुणे 100 काटने पर मिला 50/3%। प्रश्न 15वां, आप अपनी एक दिवस की दिनचर्या में व्यतीत समय, बच्चों के लिए प्रश्न है ये, स्कूल, सोने, खेलने आदि के लिए नीचे दी गई सारणी भरिए और इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा दर्शाइए। तो गतिविधि है आपके स्कूल, खेल, घर पर पढ़ाई यानी होमवर्क, सोने और अन्य के लिए। अब गतिविधि में समय तो हमने यहाँ भर दिया स्कूल में 6 घंटे, खेल में 3 घंटे, घर में पढ़ाई 4 घंटे और सोने के लिए 8 घंटे। अब हम भिन्न का रूप निकालेंगे। तो 24 घंटे होते हैं दिन में, तो इसका जो रूप भिन्न का रूप होगा 6/24। 24 में से 6 लिया हमने घंटे, 6/24 काटने पे मिला 1/4। इसी तरह हम खेल के लिए लेंगे 3/24 तो 1/8। घर पर पढ़ाई 4/24 यानी 1/6। सोने के लिए 8/24 यानी 1/3 और अन्य के लिए 3 घंटे 3/24 यानी 1/8। तो ये भिन्न रूप हो गया। अब 360 के भिन्न, तो हम इनमें जो भी भिन्न रूप है उसमें हम 360 का गुणा करेंगे। तो 1/4 गुणे 360, सब में 360 का गुणा होगा। काटने पर आएगा 90, 45, 60, 120 और 45 अंश। तो ये वास्तव में होगा केंद्रीय कोण। अब हम पाई चार्ट बनाएंगे। अभी आप एक ऐसा पाई चार्ट पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेंगे। वृत्त का केंद्र O और एक त्रिज्या ले लेंगे OA। मान लीजिए सबसे पहले हम सोने के लिए पाई चार्ट में दर्शाना चाहते हैं। तो सोने के लिए आप देखिए जो केंद्रीय कोण था 120, तो हम यहाँ पर 120 का कोण बनाएंगे OA त्रिज्या पर चांदा रख करके, और त्रिज्या मिल जाएगी हमको दूसरी OB और ये कोण हो जाएगा 120, ये भाग हो जाएगा सोने वाला।
अब हम ओ बी त्रिज्या पर मान लो हम गृह कार्य ले रहे हैं, घर पर हमने जो पढ़ा, तो ओ बी पर हम चांदा रखेंगे और 60 अंश का कोण बनाएंगे और त्रिज्या मिल जाएगी ओ सी। तो यह हो जाएगा घर पर किया गया कार्य पढ़ाई। अब हमें तीसरी त्रिज्या ओ सी मिल गई, ओ सी पर रखेंगे। अन्य के लिए हमें मिला है 45 अंश केंद्रीय कोण, तो हम ओ सी पर चांदा रखेंगे, 45 का कोण बनाएंगे। अगली त्रिज्या मिल जाएगी ओ डी और ये वाला भाग होगा 45 अन्य। अब मान लीजिए खेल के लिए देखें तो खेल के लिए भी हमें 45 ही मिला है। यहाँ पर ये जो केंद्रीय कोण दिए गए हैं तो खेल का कितना है 45 अंश। तो हम ओ डी त्रिज्या पर चांदा रखेंगे और 45 का कोण बनाएंगे। एक और त्रिज्या मिल जाएगी आपको ओ ई और ये वाला कोण हो जाएगा आपका 45 खेल वाला भाग। और अंतिम भाग आपका जो बचेगा वो होगा स्कूल का और यह 90 अंश का होगा। तो इस प्रकार से बड़े आसानी से पाई चार्ट बना सकते हैं। तो आपने इस अध्याय में आंकड़ों के प्रबंधन में विस्तार पूर्वक अध्याय को समझा और सभी प्रश्नों के हल देखे। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए तथा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।